हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो, इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने दी थी इन 1869। ओके, उसके बाद फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इकोलॉजी जो टर्म थी, इकोलॉजी जो थी उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद अगर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात आए तो वो थे रामदेव मिश्रा। ओके, अब बात करते हैं इकोलॉजी होती क्या है एक्चुअल में। तो इकोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है that deals with organism and its interaction with environment। मीन्स क्या है कि इकोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहे हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और वो अपनी सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। तो जो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इंटरेक्शन को स्टडी करती है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। ओके, तो ये वाले जो टर्म किसने दी थी या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, ये वाले आप याद कर लेना। कभी कभी 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकता है। और इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इकोलॉजी जो है वो क्या है। एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। अपनी सराउंडिंग के साथ कोई ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो इकोलॉजी कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है, हम इकोलॉजिकल हिरार्की की बात करते हैं। इकोलॉजिकल हिरार्की, इकोलॉजी समझ आ गया। इकोलॉजी का मतलब क्या है? कब जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे और उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा। एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा। एनवायरनमेंट में 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी? एटमॉस्फेयर, सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर, एंड थर्ड वन इज लिथोस्फीयर। ओके, मीन्स ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं और उनका एनवायरनमेंट में 3 कंपोनेंट, एयर, वाटर और सॉइल, तीनों कंपोनेंट्स के साथ ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्शन कर रहा है। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के अंदर ये तीनों जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब बातें हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हिरार्की। तो इकोलॉजिकल हिरार्की में सबसे फर्स्ट आएगा आपका
इंडिविजुअल या जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ये है बेसिक यूनिट। जो इकोलॉजिकल हिरार्की है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। ओके, अब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाएंगी। ओके, जैसे एक इंडिविजुअल है, अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में है तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। कई सारी पॉपुलेशंस एक साथ हैं, जैसे हम हमारी कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर डॉग्स की पॉपुलेशन होगी, कैट्स की पॉपुलेशन होगी, या आप जो कैटल्स होती हैं कैटल्स की पॉपुलेशन, और जो हम हैं मतलब ह्यूमन बींग्स, उन सब की पॉपुलेशन को मिलाकर क्या बोलेंगे, एक कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या आएगा, इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, मींस बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें आएंगी। ओके, इकोसिस्टम के अंदर। अब इकोसिस्टम के बाद क्या आएगा, लैंडस्केप। लैंडस्केप आएगा, उसके बाद आएगा हमारा बायोम, और लास्ट वन बायोस्फीयर। ओके, तो सबसे बेसिक यूनिट होगी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ने मिलकर पॉपुलेशन बनाई है। अब कई सारी पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, डॉग की पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है, मिलकर कम्युनिटी बना रही हैं। अब जो कम्युनिटीज होंगी वो मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगी। मतलब जो इकोसिस्टम होगा उसके पास बायोटिक कंपोनेंट भी होगा और एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। मीन्स बायोटिक में तो आपके लिविंग आएंगे, जैसे प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं या एनिमल्स हैं वो सब, और नॉन लिविंग या जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें आपके वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, ये सब आएंगे। तो जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे लिविंग और नॉन लिविंग या बायोटिक और एबायोटिक मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम के बाद जो लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप कई सारे इकोसिस्टम्स जो होंगे वो मतलब कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक लैंडस्केप। अब कई सारे जो लैंडस्केप्स होंगे वो मिलकर एक बायोम बनाएंगे, और पूरे बायोम जिसके अंदर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीजें हैं उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। मतलब हमारी पूरी अर्थ जो होगी उसको हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या डेजर्ट है या टुंड्रा रीजन है उनको हम बायोम बोलेंगे। अब मान लो हम किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो कोई पॉन्ड है या एक पॉन्ड है, थोड़ा बहुत ग्रासलैंड है, ट्री है, ट्री भी एक अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। ओके, तो वो सब चीजें जो होंगी वो मिलकर एक लैंडस्केप बनाएंगे, और लैंडस्केप के बाद जो मतलब उससे जो छोटी यूनिट होगी वो इकोसिस्टम होगी। इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, या फिर आपने एक क्रॉप लगा रखी है खेत, एक किसी एरिया के अंदर, वो एक फील्ड इकोसिस्टम है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, तो हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट। तो देखो, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट। तो देखो, वेदर क्या होता है, वेदर एक मतलब स्मॉल एरिया को हम कंसिडर करते हैं वेदर में। यहाँ पर हम स्मॉल एरिया को कंसिडर करेंगे।
जबकि क्लाइमेट जो है वो हम एक पूरे रीजन का बताते हैं, एक लार्ज एरिया को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। वेदर जो होगा, वेदर चेंज रहेगा डे टू डे, डे टू डे चेंज करेगा, मतलब हर दिन चेंज होगा। जबकि क्लाइमेट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के लिए ये यूनिफॉर्म होगा, उसके बाद चेंज होगा। ठीक है। वेदर जो होगा उसके ऊपर फ्लोरा और वेदर जो होगा वो फ्लोरा और फोना के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं डालेगा, जबकि क्लाइमेट जो होगा वो फ्लोरा और फोना के ऊपर अफेक्ट डालेगा। फ्लोरा एंड फोना डू नॉट अफेक्टेड और इसमें अफेक्टेड। जैसे हम बात करते हैं वेदर की, तो मान लो हम कहाँ रह रहे हैं, हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा की जो वेदर होगी, हरियाणा के अंदर भाई ऐसा नहीं है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक बार बारिश हो जाए, नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बारिश हुई है तो वहां पर जो वेदर होगा वो कूल होगा, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल होगा। जबकि जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम पूरे इंडिया की बात करेंगे मान लो, तो इंडिया के अंदर क्लाइमेट अभी क्या है, जैसे विंटर सीजन चल रहा है या समर चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, तो वो पूरे इंडिया की बात करेंगे, हम क्लाइमेट की बात करेंगे। जबकि वेदर जो होगा वो किसी एरिया की एक लोकल कंडीशन है। ओके, तो अगर आप लोकल कंडीशन की बात करें तो वो है वेदर, जो कि बहुत जल्दी जल्दी डे टू डे चेंज करेगा। जबकि क्लाइमेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद धीरे धीरे चेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है, क्या बता रखा है उसमें, एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मीन एनुअल टेम्परेचर और यहाँ पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, या आप कह सकते हो मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो, और टेम्परेचर कितना है, तो उसके बेसिस पर डिफरेंट जो बायोम्स है उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर मतलब सबसे भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और रेनफॉल बहुत कम होगा, वो होंगे डेजर्ट। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल भी कम होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन भी कम होगा। कौन से रीजन होंगे, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा उसमें प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिडुअस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी दे रखा है, लेकिन मेन हमें इनके बारे में बात करनी है इसलिए मैं यही बता रही हूँ। जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन वहां पर रेनफॉल बहुत ही कम है, इसलिए वहां का जो फ्लोरा होगा वो बहुत ही कम होगा, वैरायटी बहुत कम होगी, और जो एनिमल्स होंगे, फोना जो होगा वहां का वो भी कम होंगे। कंडीशन सेम है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। आर्कटिक रीजन्स में बर्फ जमी हुई है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई है नहीं, तो क्या होगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ही नहीं, तो वहां पर भी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बहुत ही कम मिलेंगे। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है और टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे वो सबसे ज्यादा डाइवर्स होंगे इन देयर क्या बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे
कम होगी। ओके, ये डायग्राम देख लेना, कई बार परसेंटेज आ जाती है इसमें कि कितना प्रेसिपिटेशन है या कितना रेनफॉल है। नेक्स्ट है इसमें हम बात करते हैं, अब बायोटिक में हमें पता है, अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। तो एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स एंजाइम्स जो होंगे वो एक्टिवेट होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक टॉलरेंस रेंज होता है, टेम्परेचर को वो कोई कितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो यूरीथर्मल और दूसरा है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल का जो टेम्परेचर रेंज होगा वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होगा। मीन्स ये वाइड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत कम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, जबकि इनकी रेंज जो होगी वो नैरो होगी। इनका टेम्परेचर जो होगा जैसे ही ज़्यादा हुआ ये ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे या अपने आप को उस टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट। हमें पता है कि जो सन होता है, सन लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि लाइट जो होगी, लाइट से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे और प्लांट्स जब तक प्रोड्यूसर्स हैं तब तक अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओशियंस जो होंगे, ओशियंस वैसे तो 2/3 है हमारी अर्थ का, लेकिन ओशियंस की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो वाटर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ही कम होगी। ओके, तो जो लाइट होती है वो मेन कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं या हमारे ओशियन जो होते हैं, ओशियन के अंदर 3 जोन्स होते हैं। एक तो फोटिक जोन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, ये हमारा है ओशियन, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर लाइट आएगी तो ये होगा फोटिक जोन। ओके, उसके बाद भाई लाइट यहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है, इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा? एफोटिक जोन होगा। एफोटिक जोन होगा क्योंकि यहाँ पर फोटोन ऑफ लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर नहीं हो पाएगी। ओके, और लास्ट में होगा यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में बेंथिक जोन होगा या बेंथिक रीजन होगा। वहां तक लाइट बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी क्योंकि लाइट की पेनिट्रेशन कैपेसिटी सिर्फ यहीं तक है। तो यहाँ तक जितने भी प्लांट्स होंगे या एल्गी होंगी वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगी। इसके बाद एफोटिक जोन और बेंथिक जोन में कोई भी प्रोड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तीसरा है सोइल। तो सोइल जो होगी, सोइल बेस प्रोवाइड करती है। जैसे हम हैं, हम भी सॉइल के ऊपर रह रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रह रहे हैं, और प्लांट्स के लिए तो सॉइल मेन है क्योंकि वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अब वहीं से वो अपने वाटर लेते हैं। तो वाटर कंटेंट जो होगा सॉइल का, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो जो प्लांट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। या फिर जैसे हम बात करते हैं डेजर्ट के अंदर, तो डेजर्ट में सॉइल के अंदर वाटर होता ही नहीं है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर स्पेशल कंडीशंस होंगी, जैसे उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट की होगी, या फिर उनकी जो लीव्स होंगी उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होंगे ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। ओके, तो सॉइल जो होगी वो मेन
हैबिटेट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को या माइक्रोब्स को, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको, उनके लिए भी सॉइल जो होगी वो हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम करती है। फोर्थ है वाटर। अब वाटर क्या है भाई, हमने सुना है जल है तो कल है, या जल ही जीवन है। तो ऐसी जो जो डायलॉग्स है वो क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो मेन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर भी ज़रूरी होता है। और हमें देख लो, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब जो अर्थ के ऊपर मेनली तो क्या है, ओशियन है, वहाँ पर क्या है, सेलाइन वाटर है। तो जो वाटर की सैलिनिटी होती है उसको कितना कोई टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया गया है, यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। यूरीहेलाइन कौन होंगे, जो वाइड सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टेनोहेलाइन सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स को, हमने पढ़ लिए कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पोंड करते हैं। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे करके, इसमें एक ऐसे दिया हुआ है। ओके, एक ऐसे दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये कौन होंगे, ये होंगे पार्शियल रेगुलेटर। उसके बाद ये कौन होंगे, रेगुलेटर। और जो ये रेड डॉटेड लाइन दिखाई है मैंने, ये होंगे कन्फर्मर। तो इनके मतलब समझ लेते हैं हम। सबसे पहला कन्फर्मर मीन्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, जिनका बॉडी एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है। ये जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज करते जाएंगे। ओके, चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़े या घटे, सैलिनिटी बढ़े या घटे, लाइट बढ़े या घटे, तो ये अपने जो इंटरनल इनकी कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे और एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज करते जाएंगे। जैसे स्टारफिश जो होती है, जो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस होता है वो वाटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेटर वो होंगे जिनका बॉडी एनवायरनमेंट बिल्कुल कांस्टेंट होगा, चाहे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता रहे, उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर पहुंच जाए 2 डिग्री सेल्सियस या पहुंच जाए 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल रेगुलेटर। ये कौन होंगे, ये कुछ रेंज तक तो अपना टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे और कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें आते हैं फ्रॉग। ठीक है, तो 3 है, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स।
कन्फर्मर का कांस्टेंट नहीं है, चेंज करते रहेंगे। रेगुलेटर का कांस्टेंट है एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी रहे, और पार्शियल रेगुलेटर कुछ हद तक चेंज करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर चेंज होने पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें माइग्रेशन। भाई जो हमने बर्ड्स देखे हैं, कई बर्ड्स ऐसे होते हैं, कई वैरायटी ऑफ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन के अंदर इंडिया के अंदर माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे वहां पर अब बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो वो क्या करेंगे, उस ठंड से बचने के लिए किसी गर्म जगह पर आ जाएंगे। जब वहां ठंड का सीजन चला जाएगा तो वो वापस से वहीं चले जाएंगे। तो माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड्स सेफ प्लेस, सेफ प्लेस की तरफ मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है सस्पेंड, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देगा, वहीं पर रोक देगा। अगर मान लो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ को वहीं पर सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आए वो फिर से अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेते हैं। तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रुक जाना। ओके, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सस्पेंड कंडीशन में चला जाएगा, अपनी जो ग्रोथ होगी उसको वहीं पर रोक देगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वापस से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है इसमें, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। क्या होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन? हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप, मतलब सर्दियों में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा, स्लीपिंग कंडीशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतनी विंटर को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए वो कहीं छुप जाएगा, वो स्लीपिंग मतलब इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। ओके, तो जो विंटर स्लीप्स होती हैं वो मोस्टली पोलर बियर्स में देखने को मिलती है। पोलर बियर जो होंगे वो विंटर में नहीं दिखेंगे, जबकि एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। समर स्लीप गर्मियों में ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होती हैं स्नेल्स और फिश। ठीक है, क्या करेंगे, एस्टिवेशन मतलब गर्मी है, गर्मी में पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, तो जो फिश होंगी वो नीचे वाले रीजन में चली जाएगी, बेंथिक वाले रीजन में या एफोटिक रीजन में चली जाएंगी, ताकि उस समर कंडीशन से, उस हॉट वाटर कंडीशन से वो बच सके। ओके, तो हम यहाँ तक करेंगे आज। कल हम अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करेंगे, या क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से वो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को जिंदा रख सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।